दोस्तों नमस्कार। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के और बिना सेल्फ इंटरेस्ट के कुछ नहीं होता है। ये बात तो शायद आप मानेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आज भारत को सम्मान मिल रहा है, जिस तरह से आज भारत के प्रधानमंत्री का रिसेप्शन हो रहा है, बड़े बड़े नेता उनसे गले मिल रहे हैं, पूरी दुनिया को शायद अब ये बात तो समझ में आ गई है कि अब आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। और भारत के रिप्रेजेंटेटिव, भारत के प्रधानमंत्री जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाते हैं और भारत का एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह भारत को जब वो प्रमोट करते हैं और पूरी दुनिया दिल खोल के जब ताली बजाने की कोशिश करती है, एक बात तो समझ में आती है कि भारत की ज़रूरत दुनिया को अब पहले से ज़्यादा है। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, जिस तरह से दुनिया की परिस्थितियां बदल रही हैं, आज भारत की ज़रूरत दुनिया को पहले से ज़्यादा है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं। देखिए, काफ़ी समय तक आपने देखा होगा दुनिया को मिडल ईस्ट में कुछ भी होता था तो अमेरिका, यूरोप, चाइना, हर देश का एक इंटरेस्ट होता था मिडल ईस्ट में। कारण बहुत सिंपल था कि पूरी दुनिया को ईंधन चाहिए, पेट्रोल चाहिए था, पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए थे और बगैर गल्फ कंट्रीज के वो पूरे नहीं हो सकते थे। और इसीलिए हर एक की ज़रूरत थी मिडिल ईस्ट। लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा के अल्टरनेट सोर्स सामने आते गए, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम होती गई, पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट का सिग्निफिकेंस भी धीरे धीरे कम होता गया। इसीलिए आजकल मिडिल ईस्ट में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना तो अमेरिका दिखा रहा है, ना इस समय यूरोप दिखा रहा है। हाँ, स्ट्रैटेजिकली जब चाइना इंटरवीन करता है तो अमेरिका, यूरोप को इंटरवीन करना स्वाभाविक है। दुनिया में कुछ भी करने के लिए जिसको हम कहते हैं एक एक्सेस ऑफ डिप्लोमेसी या एक्सेस ऑफ पॉलिटिक्स होना जरूरी है कि दुनिया किसके इर्द गिर्द घूमेगी। एक समय था जब एनर्जी क्राइसिस था। थोड़े समय पहले जब आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया के वॉर के समय पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस था, फूड इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली हाई पे था, तो पूरी दुनिया ने भारत की तरफ रुख किया था। वो देश जो कभी भारत से आयात नहीं करते थे, हर छोटे छोटे बातों पे भारत के कंसाइनमेंट्स को रिजेक्ट करने के लिए तैयार होते थे, उन्होंने दुआएं करी कि भारत किसी तरह से उनकी खाद्य ज़रूरतों को पूरा कर दे। और भारत सरकार ने भी सही निर्णय लेते हुए प्राइवेट ट्रेड की जगह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड को जोड़ दिया, जिसका फायदा यह हुआ कि भारत की साख दुनिया में और बढ़ी। उसका फायदा भारत को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली निश्चित रूप से हुआ। फिर बात आई डिप्लोमेटिक एफिशिएंसी की। जब बात चली तो वो था वैक्सीन को लेके, कोविड वैक्सीन को लेके। जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को भारत में बनी हुई वैक्सीनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वहाँ की जनता को बचाने के लिए अपने यहाँ से वैक्सीन गिफ्ट करी, इसको पूरी दुनिया ने देखा। तो दुनिया को अब ये बात समझ में आ गई है कि भारत एक आर्थिक शक्ति के साथ साथ एक अलग विचारधारा वाला देश है, जिसका फायदा उनको भी मिल सकता है अगर वो भारत से दोस्ती रखे तो। इसीलिए चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, जिस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति इंप्रूव होती जा रही है, भारत का राजनीतिक कद और सामाजिक कद अंतर्राष्ट्रीय समाज में जिसको आप बोलते हैं डिप्लोमेटिक स्टेचर भी बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। उसके कई बेसिक या फंडामेंटल कारण हैं जो मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। पहला, पूरी दुनिया में एक हिसाब से मंदी का दौर है। अगर आप ये देखें, यूरोप में पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ है। लोगों को रोजगार भी अगर चाहिए तो फैक्ट्री चलानी पड़ेगी ताकि लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जहाँ पे मार्केट सैचुरेटेड है, वो माल बना के करेंगे क्या? कितना रिप्लेसमेंट मार्केट होगा? एजिंग पॉपुलेशन है, सैचुरेटेड मार्केट है, पॉपुलेशन ग्रोथ आइदर स्टैग्नेंट है और बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में इवन नेगेटिव भी है। तो क्या होगा? स्थिति यह है कि उनको बाजार चाहिए। चाहे प्रोडक्ट बेचे या ना बेचे, अपनी रिसर्च बेच के रॉयल्टी कमाने का हक तो उनको भी है। इसी तरह से अमेरिका को भी वहाँ पे संसाधन है,
अमेरिका को अपना ग्लोबल आधिपत्य बनाए रखने के लिए, ग्लोबल पोजीशनिंग करने के लिए उनको अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है, और भारत उसमें एक बहुत बड़ा साझेदार है। क्योंकि आज अमेरिका का चैलेंज भारत से नहीं, अमेरिका से, अमेरिका का चैलेंज चीन से। और जब चीन की साख बढ़ती है या चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को अपने मित्र देशों की ज़रूरत होती है। एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं क्वाड की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। जब तक ये दोस्त मिलके काम नहीं करेंगे, आप चाइना के इन्फ्लुएंस को कंटेन नहीं कर सकते। ये बात भी पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। इसीलिए आज आप देखेंगे दुनिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या जो संगठन बन रहे हैं, चाहे वो G20 है, G7 है, ब्रिक्स है, क्वाड है, और कोई संगठन SCO है, आप जो भी नाम ले लें, भारत के बगैर वो कंप्लीट नहीं होता। और जब आप कोई भी ऐसा संगठन बनाते हैं जिसमें भारत नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए हमने आसियान कंट्रीज को देखा, जिसमें बहुत कोशिश की गई कि आसियान में भारत को जोड़ा जाए, लेकिन जब भारत ने आसियान एग्रीमेंट में जब चाइना की प्रेजेंस हुई, तो उसके कारण जब भारत ने अपने आप को वहां से पीछे हटा दिया, आज उस गठबंधन का कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं। अगर है तो जो पहले डोमेस्टिक ट्रेड में चल रहा था वही चलता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, भारत की जो बढ़ती हुई साख है वो आज दुनिया की जरूरत है। लेकिन अगर हम इस अपने आप की इकोनॉमी को, अपने आप को नहीं संभालेंगे तो ये साख घट भी सकती है, क्योंकि कंपटीशन दुनिया में बदलता रहता है। इसीलिए हम सबकी ये जरूरत है कि हम भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। उसके लिए 3-4 स्तर पे काम करना जरूरी है। पहला, हमें अपने यहाँ पे राजनीतिक दलों को ये बताना होगा कि जब आप रूलिंग पार्टी का विरोध करते हैं तो ऐसा ना हो कि आप देश का विरोध करने लग जाए। आप हर चीज में अगर देश में या भारत की पॉलिसीज की बुराई करेंगे तो पूरी दुनिया में भारत की पॉलिसीज के ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है। आपका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो या ना हो, लेकिन भारत की साख जरूर खराब होती है। क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज राष्ट्र हित में पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएंगी? पहला सवाल ये, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छी पॉलिसीज को भी, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी लेके आई है, ऑपोजिशन सिर्फ उसमें क्रिटिसिज्म ढूंढती है और ये कहती है कि ये सब बर्बाद हो गया, जबकि पूरी दुनिया में उस बात की तारीफ होती है। तो क्या राजनीति में हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हर चीज के दो पहलू हैं, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ खराब भी हो सकता है। तो जब आप खराब बातों की हाईलाइट करें तो ये भी बता दें कि अच्छा क्या है। क्या इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं है? मैंने आज तक पिछले 10 साल में ये नहीं देखा कि अपोजिशन ने किसी भी भारत सरकार के प्रयास को सराहा हो। पहला मुद्दा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आता है हमारी इंडस्ट्रीज को लेके। क्या भारत की इंडस्ट्रीज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं बना सकती? मटेरियल हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वैज्ञानिक हमारे पास हैं। भारत के लोग विदेश में जाके वर्ल्ड क्लास काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, भारत में रह के क्यों नहीं बना सकते? उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज और लॉज। क्या भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट को यह नहीं देखना चाहिए कि हर सेक्टर वाइज क्या इस तरह का एनालिसिस होना जरूरी नहीं है कि कौन सी पॉलिसीज किस क्षेत्र में हमें वर्ल्ड क्लास बनने से रोक रही हैं या जबरदस्ती हमारी इंडस्ट्रीज पे, जिसे कहते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट या खर्चा लाद रही हैं, जिसका फायदा ना इकोनॉमी को है ना कंज्यूमर को है। वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है जिससे इंस्पेक्टर राज और करप्शन बढ़ता है, फायदा किसी का नहीं होता। क्या ऐसी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? क्या भारत सरकार या राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में इस तरह की सेक्टर वाइज कमेटी बना के ये नहीं कह सकती कि आप हमें बताइए कौन सा कानून आपको तंग करा और हम उसको बदलते हैं? ये बात हमें समझनी होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हमारे यहां जो गुणवत्ता की बात होती है, जिसमें पॉलिसीज का प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। क्या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं मान सकते कि हमें यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना है?
क्या हम कॉस्ट इफेक्टिव वर्ल्ड क्लास बना के भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति या बाजार नहीं बना सकते? आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए आपको क्वालिटी और परफॉर्मेंस देना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं बन पाएंगे। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट को वर्ल्ड क्लास नहीं बना सकते, जो हमारे यहाँ इंपोर्ट आ रहा है, हम उसके मुकाबले भारत के कंज्यूमर्स को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं दे सकते, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा? जब हमारा कंज्यूमर ही नहीं खरीद रहा, वो ही इंपोर्टेड प्रोडक्ट की तरफ दौड़ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जहां पे कंपटीशन है लेकिन अच्छा और सस्ता माल मिल जाता है, कौन हमारे प्रोडक्ट को, जो भारत की कंज्यूमर्स को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा, दुनिया खरीदेगी? ये भी सोचने की बात है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस देश में है वो है, क्या हमारा माइंडसेट हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? अगर हम राजनीतिक दलों के माइंडसेट की बात करें, हमारे पॉलिसी मेकर्स की माइंडसेट की बात करें, क्या हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के माइंडसेट की बात करें, हम वर्ल्ड क्लास पॉलिसीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड वर्ल्ड क्लास सर्विसेज क्यों नहीं दे सकते? कौन है इसमें बाधक? क्योंकि अगर भारत को अपनी साख को और बढ़ाना है और दुनिया के ऊपर एक सुपर पावर के रूप में या एक इंपॉर्टेंट पावर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देनी होंगी, ताकि दुनिया के लोग भारत को इज्जत की नज़र से देखें। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी जब आपको मिलता है तो उसके कई और कारण भी होते हैं, लेकिन जब हम आज जापान को रेस्पेक्ट देते हैं, कोरिया को रेस्पेक्ट देते हैं वहाँ के क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेके, चाहे वो बहुत बड़े देश नहीं है, लेकिन आज जापानीज क्वालिटी अपने आप में एक रेफरेंस पॉइंट है। चाहे छोटा देश है, लेकिन दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति है। तो हम इतना बड़ा देश होके क्या हम अपने काम करने के तरीकों को नहीं सुधार सकते? क्या हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नहीं दे सकते? आपका क्या कहना? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए कि क्यों भारत में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे हैं, किस जगह पे दिक्कत है और उसमें क्या सुधार की जरूरत है। आपका भी अनुभव होगा, साझा करिए। हो सकता है कि कुछ पॉलिसी मेकर्स आपके कमेंट्स पढ़ के सोचने पे मजबूर हो जाए। मुझे लगता है कि इस चर्चा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हर लेवल तक पहुंचाना चाहिए कि आफ्टर ऑल हम भारत को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट फैक्ट्री क्यों नहीं बना सकते, हमारे प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं दे सकते, क्या क्या बाधक हैं इसमें। ये ज़रूरी है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तभी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट आएगा, इनकम ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। सिर्फ लेबर जॉब करके मिनिमम वेज या मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके ना किसान का भला होगा ना देश का। हमें वैल्यू एडिशन करना होगा जिसकी कीमत दुनिया देने को तैयार हो, तब ये देश तरक्की करेगा। उम्मीद है दोस्तों आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।